आई गॉट द सपोर्ट ऑफ पीजी हॉस्पिटल डॉक्टर्स जो SSKM है, इसके जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं। कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम डॉक्टर्स है और मैंने कैलकाटा में स्पेशली बहुत कम देखा है। मुझे ये कहा कि विजय देखो, जिस दिन पैसा होगा उस दिन तुम सेंटर नहीं करोगे। मैंने कभी कोई बिजनेस पार्टनर कंसिडर किया है कि कि ये पार्ट वो संभालेगा। अल्फा सेंटर वाज द फर्स्ट चाइल्ड सेंटर एंड पीपल यूज्ड टू कम देयर। आपका फाइनेंशियल जर्नी कैसा रहा? हाय, मैं हूँ निधि रुंगटा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इन्वेस्ट माई पैसा एंड एन एलुमनाई ऑफ IIM कोझिकोड। ये मेरा इन्वेस्ट माई पैसा पॉडकास्ट है जहाँ मैं अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को बुला रही हूँ, उनके बारे में जान रही हूँ, उनके जर्नी के बारे में जान रही हूँ, ताकि आपको भी लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपको क्लैरिटी मिले कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एंड आप फाइनेंशियली सिक्योर रहने के लिए उस प्रोफेशन में क्या कर सकते हैं। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय केजरीवाल। ये गोल्ड मेडलिस्ट है पेडियाट्रिक मेडिसिन में और सिर्फ वही नहीं, इनका डिप्लोमा भी है योगा और नेचुरोपैथी में। ये एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स भी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, तो ये बहुत तरह के हैट्स पहनते हैं। तो वेलकम डॉक्टर विजय केजरीवाल। आपका एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि आप अल्फा मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं और आपने एक हेल्थ मॉल स्टार्ट किया था एल्गिन रोड में। So thank you so much for joining us today. और before I begin, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपना मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे आपने ये फील्ड चूज़ किया। थैंक यू निधि फॉर कॉलिंग मी इन योर इन्वेस्ट माई पैसा पॉडकास्ट। हाँ, एंड थैंक यू फॉर गिविंग द इंट्रोडक्शन इन सो नाइस वे. My medical journey, I first did MBBS from RG Kar Medical College, Kolkata. Oh nice, हाँ. Then I did diploma from Institute of Child Health, Kolkata. फिर मैंने MD पोस्ट ग्रेजुएट जो किया वो KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया. अच्छा, हाँ. So that was my pediatric specialization, starting from RG Kar to KGMC. तो आपको कोलकाता का तो पूरा आइडिया होगा. Yes, 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 yes. हाँ, तो आपका आरजीकर का कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे? It was mind blowing. हाँ. It was mind blowing because जो लर्निंग हमारा हुआ कॉलेज वाइज इंटर्नशिप में मैंने जो लर्निंग किया, जो पेशेंट प्रोफाइल वहाँ पर मिला, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. ओके, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको चाइल्ड केयर में स्पेशलाइज करना है? MBBS करने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें यू विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. व्हेन आई वाज डूइंग पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जब था तो इट केम टू मी वेरी एक्साइटिंग. बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब एक तो एडवेंचर है, छोटे बच्चे हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनको जज करना कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है. फिर दे सो क्यूट, शेयर गॉडली एंड just by chance pediatric department was very disciplined and methodical in RG Kar at that time. My professor and HOD was Professor Shanti Indra. Okay. I am indebted to her also. अच्छा, हाँ. तो who motivated me कि भाई तुमको pediatrics में जाना है. कोई भी बच्चा आता था तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है, क्या दवा देनी है, नहीं देनी है. तो that science was very exciting. So मैंने सोचा why not pediatrics. सो मन भी था, डिपार्टमेंट भी अच्छा था. तो इंटर्नशिप के बाद फिर हम लोगों की 1 साल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है. अच्छा, ओके. तो आई चूज दैट डिपार्टमेंट एज पीडियाट्रिक्स फॉर हाउस जॉबशिप. ओके, हाँ. इंटर्नशिप वाज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. हाउस जॉबशिप 1 ईयर इट वाज इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स. अंडरस्टूड. सो वहाँ से फिर मैंने स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया, फिर MD के लिए अप्लाई किया. तो माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ओके, तो जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं क्या वो चाइल्ड बर्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं? यस, गायनोकोलॉजिस्ट. हाँ. पीडियाट्रिशियंस आइडियली तुम समझ लो कंसीव करने के पहले से उनका रोल है. अच्छा, हाँ. इफ द मदर इज अबाउट टू कंसीव या प्री मैरिटल भी बोल सकती हो. हाँ. बिकॉज आई एम शेयरिंग विथ यू वन इंसिडेंस. से वन माने पेयर केम टू मी इन द क्लिनिक दैट वी आर गोइंग टू मैरी. यू एडवाइज व्हाट टू डू, what checkup to do that after marriage कुछ प्रॉब्लम when we conceive our child do not have any problem. So it is you start with say माने before conception. अच्छा. Before conceiving when you marry because there are so many genetic disorders na. They go through genes. Say example thalassemia, they go through genes. So if antenatal checkups are there
then you can determine that this couple is having this child and there is no risk child. You can take proper antenatal steps. स्टेप ले सकती हो कि तुम वो डिजीज को प्रिवेंट कर सको. जैसे अपने आजकल जन्म पत्री देखते हैं ना, 5 years 10 years डाउन द लाइन दे विल से योर माने सीवी के मेडिकल हिस्ट्री कि इस लड़के का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इस लड़के का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है. मान लो मदर RH नेगेटिव है, दैट इज रेयर केस, और फादर RH पॉजिटिव है, और बच्चा यदि मान लो RH नेगेटिव हो गया तो जन्मते उसको जॉन्डिस हो जाएगा. सो दैट हैज टू बी, उसका प्रॉपर प्रिकॉशन लेके कि जॉन्डिस बढ़े नहीं, कौन सा इंजेक्शन मदर को देना है कि बच्चे को जॉन्डिस नहीं हो. सो ये जानना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप तुमको कंसीव करने के पहले कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फिर कोई थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं, somebody is carrying something, और if both the partners are carrying then the child may have the disease. So that carrier state is not manifest, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा. कैरियर बॉडी में जीन्स में है, लेकिन 2 कैरियर मिल जाएंगे तो बच्चे में मैनिफेस्ट हो जाएगा. तो मतलब जेनेटिक का भी टेस्ट होता है क्या? जेनेटिक टेस्ट होता है. जेनेटिक टेस्ट मान लो उतनी दूर अपने नहीं भी जाते हैं तो कम से कम रूटीन जो हेल्थ चेकअप है कि मदर इज डायबिटिक और नॉट, मदर इज कोई अदर कोई मेडिकल इशू है कि नहीं है ना, और ब्लड ग्रुप है, एटलीस्ट मैंने जो रूटीन एग्जामिनेशन है, रूटीन केयर, मदर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है कि नहीं है. मान लो मदर को MMR वैक्सीन होता है, एक रुबेला डिजीज होती है, रुबेला, जो MMR में रुबेला है, वो वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, और मदर शादी हो गई लड़की की, कंसीव कर लिया, अब मान लो प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 months में उसको रुबेला हो गया, उसको पता ही नहीं चलेगा कि रुबेला हुआ है. इट्स सो माइल्ड डिजीज, फीवर आया चला गया. डिलीवरी के बाद में बच्चे को कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो सकता है कि मल्टीपल एनोमलीज फिजिकल. सो इट इज अ वेरी माने टेरेबल सिचुएशन. सो मदर को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, फादर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, दे गॉट बिग रोल इन दिस. लेकिन जैसे मेरे को लगता है कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में वैक्सीनेशन का कोई रिकॉर्ड उतना मतलब रहता है नहीं. हम लोग का तो रहता है. You are absolutely right. But times have changed. Times have changed. Now the vaccine is one such field कि revolutionary change हुआ है. And examples you see ना, poliomyelitis. It was eradicated from the world. When we used to be in college, पोलियो के कितने केसेस दिखाई देते थे, उसका ये पैर पैरालिसिस हो गया या हाथ पैरालिसिस हो गया, एंड लाइफ लॉन्ग सफर किया. नाउ इट हैज बीन इरेडिकेटेड. स्मॉल पॉक्स जो हिंदी में अपने बड़ी माता बोलते हैं, कितने बड़े बड़े दाग होते थे और कितना डेडली डिजीज होता था, वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया वो उसके वैक्सीनेशन के लिए. तो वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ डेज तो वैक्सीनेशन का इतना इंपॉर्टेंस है, पब्लिक भी अवेयरनेस आ गया है. टाइम्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड. Now the young couples going to marry, they know what vaccine take, what not to take. Pregnancy में, antenatal period में, through net और Google, there are so many informative channels. So उनको पता है, वो डॉक्टर से आके कंसल्ट करते हैं how to go about it. हाँ, मतलब मेरा अवेयरनेस तो आपके थ्रू ही हुआ है कि आज में हेपेटाइटिस बी है, एक तरह की जॉन्डिस है, डेडली जॉन्डिस है. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो लेना ही लेना है. यदि मान लो आपने नहीं लिया है तो आप मैरिज के पहले लीजिए, या कंसीव करने के पहले जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो आप ले लीजिए. फ्लू का ले लीजिए, MMR का ले लीजिए, मान हेपेटाइटिस बी का नहीं लिया हुआ तो ले लीजिए. और यदि मान लीजिए आपने कंसीव कर लिया, आपका वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, तो एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वैक्सीन एडवाइजेबल है, जैसे Tdap लेना पड़ता है, टिटनस का, और वो Tdap बोलते हैं, और आपको इन्फ्लू का लेना पड़ता है, जो एडवाइजेबल है वो ले लीजिए यदि आपने मिस कर लिया तो. तो इसीलिए क्या है कि यू मस्ट नो व्हाट वैक्सीन टू टेक बिफोर कंसेप्शन, बिफोर यू आर रेडिंग फॉर कंसीविंग, एंड व्हाट मेडिसिन टू टेक ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, जब आप प्रेग्नेंट हैं. बट ऐसा कितना परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आपको लगता है कि वो अवेयर हैं कि बिफोर कंसेप्शन एक बार चेकअप कराना चाहिए? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितने पेशेंट अवेयर हैं. मतलब बट यंग कपल, जो यंग जनरेशन है, दे आर इन द नो कि भाई मुझे या तो मुझे जानकारी नहीं तो डॉक्टर से समझना है. दे टेक द एडवाइस, दे आर अवेयर ऑफ कि वैक्सीनेशंस आर इम्पोर्टेंट, दिस प्री कंसीव चेकअप इज इम्पोर्टेंट, दे आर अवेयर. आज मान लो एल्डरली मदर है कि मोर देन 35 हो गया, लेट मैरिज हुआ है, तो उसमें देयर आर सम इश्यूज, सो दे आर अवेयर, सो दे टेक एडवाइस अकॉर्डिंगली. तो आपकी ये मेडिकल जर्नी में आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया या इंस्पायर किया कि आप हेल्थ केयर सेंटर या नर्सिंग होम में एंटर करें?
मैंने जो इंटर्नशिप की, हाउस जॉबशिप की, उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि मेरा एक अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ इंटीग्रेटेड सर्विसेज हो, हाँ पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, कि ओरिएंटेशन चिल्ड्रन का हो, हाँ चाहे वो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, और जो हमारे पास पेशेंट है उसका अंडर वन रूफ सारा ट्रीटमेंट हो जाए, हाँ वो चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे अदर फॉर्म्स ऑफ रेडियो डायग्नोसिस हो, तो उसका डायग्नोसिस भी हो जाए, ट्रीटमेंट भी हो जाए। ये हमेशा से हमारा ड्रीम रहा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन हमारा अपना होना चाहिए। हाँ, जैसे मेरे जितने भी हावड़ा के फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जब बोलती हूँ अल्फा नर्सिंग होम के बारे में, सब बोलते हैं हाँ बचपन में हम वहीं गए। ऐसा ना 30 years long journey, and in Havara district everybody is my family only, and everybody came to me. In particularly 30 years back na, there were no corporate hospitals in Kolkata also. Yeah. So Alpha Center was the first child center, and people used to come there. Salt Lake से बच्चे आ रहे हैं, अलीपुर से आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं। इनफैक्ट बेड नहीं है तो अपनी कॉट लेके आ जा रहे हैं, फोल्डिंग कॉट ला रहे हैं, फोल्डिंग कॉट में ट्रीटमेंट करके चले जा रहे हैं। हम लोग तो वहीं आए हैं बचपन से। So that is the story in short. So people are reposed so much of faith in me, that was by God's grace. तो आपको जब आपने पूरा सेटअप कर लिया, सब रनिंग हो गया, तो आपको कैसा लग रहा था कि It was top of the world experience. हाँ अच्छा लगता था कि मतलब लोग आते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट करके घर भेज सकें, तो अच्छा लगता था, अंडर वन रूफ। तो आपका जैसे जब आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, इट इज़ लाइक अ बिजनेस वेंचर, या ठीक है, तो आपका उसमें क्या लर्निंग था, क्योंकि यू आर मूविंग इनटू अ न्यू फील्ड कंप्लीटली। हाँ, Whenever it came to my mind, हमारे दिमाग में आया कि हमको एक नर्सिंग होम करना है, तो सबसे पहले आपकी बात याद आ गई, पैसा। अरे पैसा कहाँ से आएगा? हाँ तो मैं कई लोगों से डिस्कस किया, फ्रेंड से डिस्कस किया, हमारे एक प्रोफेसर थे, उनसे बात किया। मैंने कहा सर हमारा ड्रीम है कि हमको हमारा एक सेंटर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि विजय देखो, जिस दिन पैसा होगा उस दिन तुम सेंटर नहीं करोगे, उस दिन तुम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे कि पैसा हमको डबल करना है, ट्रिपल करना है, कैसे होगा। टिल दैट टाइम यू आर नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट मनी एंड ओनली ड्रीम, देन यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। दैट वाज माने हिज एडवाइस। उसके बाद में जब हम ओपीडी में, मारवाड़ी सोसाइटी में प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे ओपीडी में एक वो गीता का श्लोक लिखा हुआ रहता था, है ना, कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अपना कोई भी सपना है, अपना कर्म करोगे तो वो मतलब पूरा हो जाएगा, है ना। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह देखी कि भाई अपने छोटा सा चैम्बर कर लें, 3-4 लोगों ने मिल करके। तो समझ लो वो 4 बेड का जो वेंचर है पीडियाट्रिक यूनिट का, मैंने 2.45 लाख से चालू किया था। एंड सल्किया बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से मैंने वो लोन लिया था, एंड 2,45,000 का लोन लेने के लिए 6 महीने तक हमको इतना महाभारत जमा देना पड़ा था वहाँ पर। उसके बाद भी डिसबर्समेंट के टाइम में दिक्कत हो गई थी। वो 800 स्क्वायर फीट का मैंने जगह लिया था, मेरा चैम्बर और 4 बेड होगा और 4 बेड NICU होगा, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके लिए जो मैंने लोन लिया था वो 2,45,000 का लोन, 6 महीने के टाइम, उसके बाद भी डिसबर्समेंट के टाइम में दिक्कत। फिर उन्होंने कहा कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। तो मैंने कहा यदि कोलेटरल सिक्योरिटी होता है तो मैं आपको लोन किस लिए लेने आता है ना। तो दैट वाज द स्टोरी, यानी हाउ दैट लोन वाज सैंक्शन्ड। कुछ पैसा रिलेटिव से ने हमको कंट्रीब्यूट किया, तो दैट सेंटर गॉट स्टार्टेड। एंड बिग थैंक यू टू द प्रमोटर, कि जो उस बिल्डिंग का प्रमोटर था, उसने हमारे से लेने के बाद में उसने किसी को सेल नहीं किया कि डॉक्टर साहब आपको हम धीरे धीरे आपको हम जगह उसी में देंगे और आप उसी में आगे बढ़ते रहिए। और मुझे ये कहना था कि मुझे टाइम देना पड़ेगा, हमको चालू करने देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपका पैसा मैं। तो दैट 2.45 व्हेन द इंस्टीट्यूशन ग्रू, जब वो आगे बढ़ा, फुल फ्लेजेड अल्फा हॉस्पिटल हावड़ा में हो गया विद डायलिसिस यूनिट, विद CT स्कैन, एंड फुल फ्लेजेड एल्गिन रोड में हेल्थ मॉल हो गया। तो दैट टाइम द एक्सपोजर वाज एज फार एज आई रिमेंबर 20 crores। मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 2.45 lakhs with so much of trouble and 20 से around 20 crores investment। So that was बहुत हो गया, almost 100x 1000x। I don't know। and 30 I'm talking when we started the first 4 बेड वाला करके, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पूरा, फिर मैंने हावड़ा का फर्स्ट इंटेंसिव कार्डियक इंटेंसिव ICCU हुआ, हावड़ा का फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, CT स्कैन आया, फिर एल्गिन रोड में हेल्थ मॉल हुआ, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ अंडर वन रूफ ऑल मेडिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम नीडल टू वेंटिलेटर,
नहीं, और रिस्क टेकिंग भी चाहिए। नीडल टू वेंटिलेटर, फिर यहाँ भी अपना आईसीयू हुआ, फिर आई गॉट द सपोर्ट ऑफ पीजी हॉस्पिटल डॉक्टर्स, जो एसएसकेएम है उसके जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे यूज्ड टू कम इन द एल्गिन हेल्थ मॉल अच्छा, टू डू मैंने टू डू प्रैक्टिस। इट वाज बाय नेम फैमिली हेल्थ मॉल। एक फैमिली में कोई भी इशू हो तो वो हमारे यहाँ एल्गिन रोड में आएगा हेल्थ मॉल में, तो फैमिली ट्रीटमेंट हमारा होगा रीजनेबल प्राइसेस में, जिससे कोई को दिक्कत नहीं हो। सो दैट वाज द जर्नी ऑफ दिस बोथ द अल्फा हावड़ा एंड अल्फा एल्गिन रोड। तो इसमें आपको डॉक्टर्स का नेटवर्क भी पूरा मेंटेन करना होता होगा। उस समय तो डॉक्टर मिलना बहुत दिक्कत था। हावड़ा में तो डॉक्टर ही नहीं थे। आई वाज द फर्स्ट पीडियाट्रिशियन और सेकंड पीडियाट्रिशियन टू स्टार्ट प्रैक्टिस ओवर देयर। लेकिन धीरे धीरे यूनिट चालू होती गई, लोग मिलते गए। और नहीं, आई थिंक आपका नेटवर्किंग स्किल्स मैंने जितना देखा है बहुत अच्छा है। एल्गिन रोड में भी कितना सपोर्ट मुझे, पीजी के जितने हेड एचओडीज हैं एंड ग्रेट डॉक्टर्स, दे यूज्ड टू विजिट एंड दे कम। नाइस। तो आपने कभी कोई बिजनेस पार्टनर कंसिडर किया है कि कि ये पार्ट वो संभाल लेगा या मैं संभाल लूंगा करके? कई बातें थी। पार्टनरशिप का दिमाग में कुछ ये भी था कि पार्टनर्स लेने से डिसीजन मेकिंग जो है वो मैंने थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका दोनों का ड्रीम मैच नहीं करता है, दोनों का फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन या जो भी इन्वेस्टमेंट वो मैच करना दिक्कत हो जाता है। तो यूनिट में एंटरप्राइज में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। व्हेन यू रन द इंस्टीट्यूशन तो आपका तो नेटवर्किंग होता ही है, कई डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी टीम बन जाती है। तो दैट पार्टनरशिप वाज देयर बट नॉट इन द इंस्टीट्यूशन द वे यू आर आस्किंग फॉर पार्टनर्स। तो दैट वाज नेवर इन माय माइंड, और मैंने सोच भी लिया था कि छोटा ही करेंगे, लेकिन कोई मैंने पार्टनर के साथ नहीं करेंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या सबसे ज़्यादा आपको लगा कि ये डायग्नोस्टिक जो आपका यूनिट होता है, या जो डॉक्टर्स का ओपीडी वाला यूनिट होता है, या जो आपका एनआईसीयू जो आप बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रनिंग, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा आपके हिसाब से क्या चलता था? तो मेरे यूनिट तो हमेशा ओवरफ्लडेड रहती थी। आपके तो रहती है, ओवरफ्लडेड रहती थी, तो मुझे तो ये था नहीं कि मतलब कोई यूनिट चलने में कोई दिक्कत है। और चूंकि पीडियाट्रिशियन के हिसाब से वो एक ही सेंटर था, तो पीडियाट्रिक फोकस था, तो समझ लो 40% 50% बच्चों के पास जो था, जो आते थे, तो वो लेके कोई मैंने ये दिक्कत नहीं हुई। नहीं, और आपका कोई ऐसा मेमोरेबल पेशेंट का स्टोरी जो आपको याद हो? कि देखो, इतने दिन की जर्नी में देयर आर काउंटलेस मैंने ऐसे पेशेंट हैं जो कि लेकिन एक दो पेशेंट तो मुझे शेयर करना चाहेंगे। एक तो मान लो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में व्हेन आई वाज रजिस्ट्रार इन रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल कोलकाता में, तो 500 ग्राम की बेबी थी, 500 ग्राम्स। आई एम टॉकिंग ऑफ 30 इयर्स, मे बी 25-30 इयर्स बैक। उस समय इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। एंड आई यूज टू रिसाइड इन द डॉक्टर्स मैंने क्वार्टर्स 4th फ्लोर में या 5th फ्लोर होगा। 4th फ्लोर में तुम्हारा एनआईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट रहता था। वो समझ लो बच्ची 3-4 महीने एडमिट रही। एंड एपनिया बोलते हैं हम लोग, सांस का रुक जाना। दिन में उस बच्चे का कितनी बार सांस रुक जाता था। बहुत सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स भी नहीं था, इंक्यूबेटर्स भी नहीं थे, उतने अच्छे वेंटिलेटर भी नहीं थे। उस समय 2-3 महीना उसको किस ढंग से मैनेज किया गया। इमरजेंसी हुआ, तुरंत सिस्टर ने मुझे फ़ोन कॉल किया, मैं नीचे आया, मैं बोला था नो पेपर वर्क, व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी यू कॉल मी, आई विल कम डाउन। तो वी कुड सेव द चाइल्ड। और 3-4 महीने के बाद में हम लोग उस बच्चे को घर भेज पाए। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल। नाउ द child maybe say 30+, might have got married, it was she was a girl, and touch wood no complication, कोई डेफिशिएंसी उसको नहीं थी। हाँ, एक ही था कि छुट्टी के टाइम में जब उससे पूछा इसके बच्चे का नाम क्या रखोगे, तो उनके पेरेंट्स का इसका नाम झमेली रखेंगे। तो that was the funniest part। घर जाके जो भी रखा हो, नहीं, इतना टेंशन। अब 3-4 महीना किसी को उस टाइम में रखना पड़े, और डेली टेंशन, लेकिन उससे निकला मान लो। तो दैट वाज वन मोस्ट मेमोरेबल। एक सेकंड मेमोरेबल बहुत ही अच्छा है भाई, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर थे, उनके यहाँ कोई स्टाफ काम करता था। उसके घर में बच्चा हुआ, न्यू बॉर्न हुआ मान लो। तो न्यू बॉर्न हुआ तो उसका पता चला कि जन्म के टाइम में खाने की नली नहीं बनी है, मैंने फूड पाइप वाज नॉट देयर, डेफिशिएंट। अब तो वो जैसे 24 घंटे पता चल गया, इसका मतलब ये है कि भाई क्रिटिकल हो गया, तो ज़्यादा दिन मैंने रहेगा नहीं, बिना फूड पाइप कैसे रहेगा।
तो उसका सर्जरी करना है अच्छा कि खाने की नली को मैंने पेट के साथ जोड़ना है कि वो मैंने खाना ये तो ये बहुत ही रेयर सर्जरी है और इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सक्सेसफुल भी उतना नहीं है। तो लोगों ने पता कि अभी कहाँ कहाँ करा सकते हैं, उसमें पीयरलेस था या और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर कलकत्ता में करा सकते हैं, लेकिन एक तो उसका जो ये था क्या बोलते हैं फंड का जो इशू था कि नॉट एबल टू गो कॉर्पोरेट, फिर उसको ये भी पता था कि कहीं भी जाएंगे उसका मोर्टेलिटी जो है ना मैंने इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। तो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि आपके अल्फा में ही इसका ऑपरेशन होगा, वी आर रेडी टू फॉर वॉट एवर आउटकम जो भी हो, वी आर रेडी। सो एट दैट टाइम न्यू कमर न्यू डॉक्टर्स हैव कम, हमारे दिमाग में थे कि ये प्लास्टिक सर्जन है, ये पीडियाट्रिक सर्जन है। दैट कॉम्बिनेशन मैंने उनको फ़ोन किया कोलकाता में कि यू कम यू टेक अप द केस एंड यू डू एंड रिस्क इज माइन, जो होगा गॉड विलिंग जो होगा देखा जाएगा। एंड दे वेर काइंड इनफ टू कम टू हावड़ा एंड डिड द सर्जरी ओवरनाइट एंड विद इन 7-10 days the child went home. So and without any special gadgets and all. So that was a mind blowing this. तो ये सब केस लेते हुए डर नहीं लगता है? Again, the third case was in your Elgin Road वाले अल्फा में। एक वो मैनेजर थे, उनके घर से फ़ोन आया कि हमारे वो घर में काम करती है लड़की, वो आपके यहाँ भेज रहे हैं, उसका हाथ में कोई इंजरी हो गया है। तो जब हमारे पास चैम्बर में आया तो मैंने देखा हाथ में इंजरी क्या, वो हाथ कटा हुआ है पूरा। उसके बच्चे का हाथ लिफ्ट में आ गया था और हाथ कट करके 3 तल्ला चला गया था। अब वो कपड़े में बांध करके लाए थे, है ना, वो तो उपाय नहीं था। वो ऑपरेशन हम लोगों ने एल्गिन रोड अल्फा में ओवरनाइट किया, उसमें प्लास्टिक सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, मैंने सबका कम्बिनेशन करके एंड इट वाज सक्सेसफुल। सो दिस जर्नी ना, सो मेनी एडवेंचरस केसेस, काउंटलेस नंबर। नहीं ये तो होता ही है, मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी कि सपोज हमारे घर में जब कोई बच्चा होता है, हम लोग पकड़ने में भी इतना डरते हैं, yes. है ना, तो आपको अगर दिन भर संभालना पड़ता है, ऐसे केसेस अगर आते हैं। मैं जब पीडियाट्रिक्स में नहीं था तो मुझे भी उतना ही डर लगता था। आरजी कार में जब मैं इंटर्नशिप में इमरजेंसी अटेंड करता था कि कोई बच्चा इमरजेंसी में आ गया, उसके स्टेथो यहाँ पर लगा दे रहे, इसका धड़कन तो बहुत तेज चल रहा है, चलो सीनियर के पास चलो। सीनियर बोलता नहीं, इतना धड़कन नॉर्मल है इसमें। तो दैट वाज द फनी पार्ट, इट केम आउट ऑफ द लर्निंग एंड ऑल। मैंने स्टिल देखो ये तो लगता है कोई क्रिटिकल केस रहता है तो यू फील बैड, बट यू मस्ट बी होपफुल ना कि भाई ऑब्वियसली होपफुल है, तुमको नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। मैंने यू मस्ट बी पॉजिटिव कि जब भगवान ने दिया है तो इसका ट्रीटमेंट जरूर होगा और अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। अरे नहीं वो तो है। तो आपका कोई ऐसा सुपरस्टिशन है जब भी आप कोई ऐसा डिफिकल्ट या क्रिटिकल केस लेने जाते हैं? सुपरस्टिशन एक ही है, आई ऑलवेज बिलीव दैट प्रेयर कम्स बिफोर प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा। सो मैं तो श्री गणेश जी का नाम तो दिमाग में रखता ही हूँ और अपने मदर को याद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ ये फल मैंने इसके लिए अच्छा हो, मतलब ये ठीक हो जाए, है ना। और कई बार मैं राइटअप भी जो है ना छोटे से ऊपर मैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख देता हूँ कि माँ को नमन करते हुए या श्री गणेशाय नमः, स्मॉल लेटर्स में कि हाँ ये मैंने देखा है। जो कई बार ऑब्वियस नहीं होता है बट इन माय माइंड इट रन्स। जैसे बहुत लोग शायद जानते हैं नहीं जानते, बट आप बहुत एविड ज़ुम्बा डांसर हैं, सिंगिंग का शौक रखते हैं, तो आप अपने अदर हॉबीज के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? मतलब क्योंकि मेडिकल में बहुत बिजी शेड्यूल होता है। दिमाग में ये रहता है कि कीप लर्निंग समथिंग। तो डांस तो हमारा पैशन है, यू नो, यू आल्सो नो कि जुम्बा से किजोम्बा। जुम्बा इज you know the dance form, so I am instructor in that. इंस्ट्रक्टर का तो नहीं हुआ। I did B1 B2 training in this Zumba, and I became Zumba instructor, although professionally I am not doing Zumba. This is personal hobby. Then all Latin forms, be it salsa, bachata or kizomba or Afro-Cuban, I experience and I like it. I attend socials and all and classes regularly also. I have attended dance conferences, international conference. 3-4 बार गया हूँ। बेंगलोर में होता था कोविड के पहले, सो आई हैव अटेंडेड दोज। दैट इज आउट ऑफ पैशन एंड हॉबी। सो देन अदर हॉबीज आर डेफिनेटली योगा, एज यू नो, योगा इज माय पैशन। देन योर वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, मैंने कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। और तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि आप प्रोफेशनली कैसे टाइम मैनेज करते हैं, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग ना,
तो टाइम अपने आप निकल जाता है। अरे हम मान लोग लो तो हॉस्पिटल बहुत राउंड कुछ- दिया, हाँ, हॉस्पिटल राउंड गए, डांस क्लास चले गए, हॉस्पिटल राउंड दिया, सोशल चले गए, नहीं समझे, हॉस्पिटल राउंड दिया, आधी घंटा वॉक करके बगल में कोई ग्राउंड है तो आधी घंटा वॉक करके आ गया। तो यू हैव सो मेनी ways नहीं, to ये ways तो to fulfill your this dreams and hobbies, other हाँ। hobbies, है ना? नहीं, ये तो सीखने का चीज़ है, क्योंकि मतलब आई थिंक हमारे जनरेशन लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं बट No, they are also, I will not say that they are also very keen to learn, because I am during my journey सबसे encounter करता हूँ so many youngsters ना, I found them in Zumba, although yesterday I did Zumba for 1 hour अरे in the club, so many youngsters were there, हाँ, Latin dancing में तो youngsters ही हैं, so everywhere there are youngsters. अरे नाइस। तो ये आपके हॉबीज़ और काम के अलावा जैसे आपका फाइनेंशियल जर्नी कैसा रहा है? आपका कुछ ऐसा लर्निंग रहा हो ओवर टाइम जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये चीज़ मैंने सीखा है, बाकी लोग ये गलती ना करें? फाइनेंशियल जर्नी में मेरी जो थिंकिंग है वो तो देखो संभव नहीं है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो लोग भी इसमें जाते हैं ना, प्रोजेक्ट में जाते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे मैं हुआ, डॉक्टर हूँ, तो वी विल हैव टू डिपेंड ऑन फाइनेंशियल दिस कंसल्टेंट्स और जो भी तुम बोलो, है ना, और वो एडवाइस यदि ठीक नहीं हो तो यू फॉल्टर। वो होता है क्या? हाँ, तो आई रिग्रेट कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले होके फिर डॉक्टर बाद में होता ना, हाँ। तो ज़्यादा अच्छा होता। यदि इंस्टीट्यूशन करना होता तो मेरा ड्रीम था कि मुझे हॉस्पिटल का एक तो नेटवर्किंग करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट वाज माय ड्रीम। बट समवेयर फाइनेंशियल नॉलेज लैकिंग होने के कारण मान लो वो उतना आगे नहीं बढ़ सका। अप टू ए सर्टेन पॉइंट मैंने जो रियलाइज किया, देखो बड़ा प्रोजेक्ट करने में यू मस्ट टेक लोन। आई डोंट नो, यू मस्ट बी नोइंग कैपिटल तुमको लेना ही पड़ेगा। अपना कैपिटल कितना होगा व्हेन यू वांट, अच्छा फिर तुमको यदि ग्रो करना है तो फिर कैपिटल चाहिए, फिर ग्रो करना है तो फिर कैपिटल चाहिए। उसके बाद में हमारा लर्निंग हुआ कि कैपिटल जैसे ग्रो करना चाहती है तो जो इक्विपमेंट्स हैं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग ऑफ मेडिकल लाइन, इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं देयर हाई कॉस्ट, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, देयर इज नो लिमिट। एक सोनोग्राफी मशीन तुम्हारी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक भी आती है। यू विल हैव टू चूज, देयर वेरी हाई कॉस्ट। उसमें उनका मेंटेनेंस जो है वेरी हाई, एंड डाउन द लाइन उनका 4 साल 5 साल के बाद में जो है ना उनका लाइफ मैंने दूसरा आ गया, मैंने दूसरा इन्वेंशन आ गया, अपग्रेडेशन आ गया, तो इट बिकम्स मैंने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वायबिलिटी जो है ना। फिर मान लो कंपटीशन है, तुमने एक सेंटर किया, तुम्हारा 6 महीने में 4 सेंटर अगल बगल में आ गए, तो वो वायबिलिटी तुम्हारी चली जाती है। तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट, एडजस्ट, इवैल्यूएट, एडजस्ट, इवैल्यूएट, एडजस्ट। दिस इज द जर्नी, लाइक दिस एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो है, हमको लगता है यही है ना। और पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि डाउन द लाइन जैसे फार्मर्स हैं, दे कैन प्रोटेस्ट ना, उनको सब्सिडी भी मिल गया, इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल गया। एक डॉक्टर एंटरप्रेन्योर के पास पर्टिकुलर उस टाइम में देयर नो इंटरेस्ट फ्री लोन, और इंटरेस्ट का बर्डन इतना ज्यादा था कि एट वन टाइम लगा कि इट बिकम सफोकेटिंग, ऑब्वियसली कि यू शुड नॉट, मतलब क्योंकि कोई गवर्नमेंट की तरफ से वैसा कोई सपोर्ट नहीं था, हमेशा अंडर प्रेशर ही था कि हमारा ईएमआई आया नहीं, हमारा ईएमआई आया नहीं, हमारा पैसा आया नहीं। So it is very difficult to long-term survival of an institution at an individual level. I'm not corporate का नहीं, उनके पास फंड है, इंडिविजुअल लेवल में there is a limit कि आप उतना दूर तक जा सकते हैं ना, और उसको लॉन्ग टर्म चलाना भी there is a limit. नहीं, और जैसे आपने बोला तो मतलब डॉक्टर्स को भी मे बी कॉलेज में थोड़ा सा सिखाना चाहिए। यही है व्हाट आई एम सेइंग, कि जर्नी में कोई भी, नॉट ओनली डॉक्टर्स, दोज हु आर नॉट इन द फाइनेंशियल फील्ड, और जो पब्लिक में आना चाहते हैं, कम से कम उनका एक कोर्स 6 महीने का, साल भर का वो होना चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, कि भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है, और क्या जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस क्या है, जीएसटी क्या है, वैट क्या है, ये जो भी आप जब कोर्स करके आते हैं, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, आज बीएससी है, बीएससी कोई लड़का करके आएगा साइंस में, तो उसको तो सब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसको 6 महीना साल भर का कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, चाहे वो कोर्स के पीरियड में हो, ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए कि वो अपना कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज करना चाह रहा हो तो ही बिकम्स कन्वर्सेंट विद दैट। हाँ, नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम डॉक्टर्स है, और मैंने कैलकाटा में स्पेशली बहुत कम देखा है जो खुद का अपना वेंचर शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद आपको भी डिफिकल्टी है, क्योंकि
एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते ना हैं देखो बॉटलनेक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। फाइनेंशियल एक तो कांस्टेंट रहता है, फिर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस इतनी है ना, आपको पोल्यूशन का ये लेना है, आपको फायर का लेना है, आपको CMOs का लेना है, आपको रिकॉर्ड कीपिंग रखना है, माने देयर आर सो मेनी गाइडलाइंस जो आपको मान के चलनी है। तो आपका उस ढंग का यदि टीम नहीं होगा और आपका उस ढंग का यदि मान लो माइंडसेट नहीं होगा तो वेरी डिफिकल्ट टू, इसलिए लोग मैंने जल्दी से जाना नहीं चाहते हैं ना। हाँ नहीं, और जैसे आई एम श्योर कितनी बार होता होगा कि कोई केस आपने पूरी कोशिश की बट इट वेंट रॉन्ग, तब भी वो फैमिली को संभालना करना थोड़ा वेरी डिफिकल्ट। हाँ केसेस कैन गो रॉन्ग, हाँ, बट क्योंकि जिस फैमिली में जिस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है उनकी फैमिली को उतना समझ नहीं है कि मतलब मेडिकली भी रॉन्ग हो सकता है, मतलब इन यूजुअल कोर्स भी रॉन्ग हो सकता है। हाँ 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 तो उस समय कीपिंग कूल, कीपिंग काम, रीअश्योरिंग देम, दैट इज द ओनली ऑप्शन, हाँ, तो मेरे एंड दैट इज द ऑप्शन व्हिच ईच एंड एवरी डॉक्टर शुड टेक टेक, है ना, बिकॉज इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस उनकी भी गलती नहीं है, वो भी अपना वो भी अपना है, तो जस्ट एक्सप्लेनिंग हाँ एंड इन द लास्ट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या हुआ क्या नहीं। इफ यू आर सिंसियर, ऑनेस्ट इन योर जॉब, हाँ हाँ देन दीज थिंग्स डजंट मैटर। नहीं वो तो है। तो ऐसा कोई एक जन रहा है जो आपको, जहाँ पे आपको लगा कि उनका एडवाइस चाहे फाइनेंशियल हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, आपको बहुत काम आया है या कुछ? वो तो मेरे ब्रदर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ तो उनके सपोर्ट था बैक में, तो मुझे लगा यदि कुछ परेशानी भी होगी तो ही विल टेक केयर। अरे नहीं एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर, वेरी मेथोडिकल, हाँ not to deviate from the protocol, standard protocol, so that kept me in check always. नहीं, और फैमिली हमेशा वो तो है ही। So that was the big हेल्प big safeguard, safety valve you can say. हाँ, कि कोई आपको स्कैम तो नहीं कर Yes, सकता yes. है क्या? क्योंकि फाइनेंस में मोस्टली वही होता है ना कि कोई कुछ पेपर दे दिया, कर यही दिया। मैं बताऊँ तो that way my brother is my support, हाँ pillar of support always. जो दूसरे एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो अब मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप देना चाहेंगे जो उनको मोटिवेट करे तो प्लीज़ बताइए। जो इस लाइन में आना चाहते हैं और जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ ए नोबल प्रोफेशन, डू कम, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क एंड यू मस्ट बी पैशनेट इनफ। यदि आप हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, आप पैशनेट हैं और आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी लाइन आपके लिए नहीं है। मैं इस संदर्भ में एक श्लोक की चर्चा करूंगा, भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, पैशनेट रहिए, केयरिंग रहिए, एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट एज ए नोबल डॉक्टर। थैंक यू। आपका श्लोक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था। तो चलिए, आज का आपका फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपको अपने लाइफ की जर्नी को एक गाने में बताना होगा तो कौन सा गाना होगा? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन तुम साथ दे देना मेरा। हाँ डेफिनेटली। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाओ। तो चलिए, बिफोर वी एंड आज का एपिसोड, मैं आपको इन्वेस्ट माई पैसा की तरफ से एक गिफ्ट बैग देना चाहती हूँ। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड आई होप आपको भी मज़ा आया। थैंक यू निधि, इट वाज प्लेजर। इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमारा चैनल इन्वेस्ट माई पैसा ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और प्रोफेशन से किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक यू।